Hello and welcome you all to Law Seekho. In this week's Social Legal Affairs Synopsis series, we are going to discuss about a recent amendment, the Foreign Contribution Regulation Act Amendment. तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इन सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो एक बार लॉ सीखो की वेबसाइट जरूर विजिट करिए। तो चलिए, जब भी फॉरेन फंडिंग इन इंडिया की बात आती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो रहता है FCRA। तो इंडिया में अगर किसी भी पर्सन को फॉरेन फंडिंग लेना है किसी भी तरीके से, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो लॉ इसे रेगुलेट करता है फॉरेन फंडिंग को वो है FCRA। उसके अलावा फेमा भी होता है, लेकिन फेमा जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वहां पर अगर कोई फंडिंग की बात आती है तो फेमा का रोल वहां पर आता है। अदरवाइज सोशल एस्पेक्ट में अगर हम देखें, एज एनजीओ के एस्पेक्ट में अगर हम देखें या किसी एसोसिएशन के एस्पेक्ट में देखें, तो वहां पर ये सारा रेगुलेट होता है FCRA से। तो इन दिस ऑल हैव टू रजिस्टर इन FCRA विच रिक्वायर टू बी रिन्यूड एवरी 5 ईयर। तो यहाँ पर आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनसे रजिस्टर होना पड़ता है, जिसे आपको जो लाइसेंस को आपको एवरी 5 ईयर रिन्यू करने की जरूरत होती है। तो चलिए, इसका पर्पस क्या है अमेंडमेंट का, जो अमेंडमेंट इसमें लाया गया FCRA में उसका पर्पस देख लेते हैं, फिर इसके आगे बारे में भी और हम जानेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ये बोलना था कि 2010 से लेकर 2019 तक जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था डिफरेंट एनजीओस को, पर्सन्स को, एसोसिएशन को, वो डबल हो गया है। और जिस पर्पस के लिए ये आता था कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो उस पर्पस के लिए नहीं यूज हो रहा है। इसीलिए हमें जरूरत है कि जो FCRA 2010 के अंडर जो भी फॉरेन फंडिंग आ रहा है उसे और अच्छे से रेगुलेट करने की जरूरत है। इसलिए 2020 का अमेंडमेंट लाया गया और इसके प्रोविजंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। उसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी बोलना था कि जितने भी कंप्लायंसेस है FCRA और उससे रिलेटेड रूल्स में, वो कंप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। जितने भी एनजीओ है, मेनली जो एनजीओ है और दूसरे पर्सन है, वो उससे कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा दिस कैन रिजल्ट इनटू एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए ये एक खतरा हो सकता है। तो इसका मेन एम ये था इस अमेंडमेंट जो 2020 का आया, कि हमारे सिस्टम में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी और उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उसमें एक पारदर्शिता और उसमें एक जवाबदेही आए एनजीओ के और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, खासकर सोशल वर्क के पर्पस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका टाइमलाइन देख लेते हैं FCRA लॉ का। FCRA लॉ जो है वो 1976 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। 1976 का अगर हम टाइम देखें तो ये आ जाता है हमारा इमरजेंसी एरा, जिसमें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो उस पर्टिकुलर एरा में FCRA was enacted in 1976 in order to maintain strict control over voluntary organization and political association that receive foreign funding। तो कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी का दौर था उस वक्त देखने का मिला था कि अपोजिशन के द्वारा काफी ज्यादा एक क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट को, और जो रूल्स लाए गए थे, इवन इमरजेंसी जो है उससे भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके एक रिजल्ट में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉस पारित किए गए और जो भी डिटेंशन किए गए, वो एक कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी में एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं डिसेंट को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद में 1984 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। 1984 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो एनजीओ है उसे भी इसके परव्यू में लाया गया, और अब अगर एनजीओ को कोई भी फॉरेन फंडिंग लेना है तो उससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि 1976 में जो ओरिजिनल एक्ट आया था उसमें पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है या उसके अगेंस्ट सवाल उठाती है, तो उनकी फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए FCRA 1976 लाया गया, और 1984 में उसे कंटिन्यू किया गया, और उसमें नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ जो है, उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद में ये एक्ट कंटिन्यूस रहा 2010 तक। 2010 में देन UPA 2 गवर्नमेंट ने 1976 के लॉ को रिपील करते हुए FCRA 2010 लाया। So this new act passed for regulating and
prohibiting the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by companies, association or individuals for such activities that could prove to be detrimental to the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto। तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकती है, उन सारी एक्टिविटीज को, या आपको कोई हॉस्पिटलिटी भी मिलती है फॉरेन कंट्री में, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एफसीआरए 2010 लाया गया। तो जो एफसीआरए 1976 था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस एफसीआरए 2010 में लाए गए, और उसके बाद में अभी 2020 अमेंडमेंट किया गया है जिसे प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दिया है 20 सितंबर 2020 को। तो इसके चेंजेस के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो की मॉडिफिकेशंस क्या किए गए जो एफसीआरए 2020 अमेंडमेंट आया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो 1976 में जो लॉ आया था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं किया गया, कहा गया था कि आपको इतना फंड इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है, इतना फंड इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है, कोई कैपिंग नहीं थी किसी भी एक्सपेंसेस के लिए। पर 2010 में देन यूपीए 2 गवर्नमेंट ने, जिन्होंने न्यू एक्ट लाया, पुराने एक्ट को रिपील करते हुए उन्होंने एक 50% की कैपिंग लगाई ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, जैसे इंप्लॉइज की सैलरीज हो गई, ठीक है, उनका ट्रेवलिंग कॉस्ट हो गया, और जो अदर ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में माने जाते हैं। तो अब जितना भी आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है आप 50% से ज्यादा उसमें यूज नहीं कर सकते, उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड 2020 का जो अमेंडमेंट है वो इस 50% कैपिंग को और कम करता है और वो 20% करता है। तो अगर आपके पास में 100 रुपीज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो आप 20 रुपीज से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूज या यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके साथ में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर 180 डेज। ओके, नाउ अगर हम देखें अभी के जो अमेंडमेंट में है कि गवर्नमेंट के पास में और पावर होता है कि 180 डेज का और सस्पेंशन जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर सकती है। तो टोटल मिला के 360 डेज हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट अ ईयर गवर्नमेंट किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके रख सकती है। तो अगर आप समझ लीजिए कि उसमें किसी उस पर्टिकुलर एनजीओ का या उस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ वो फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड हो तो कम से कम 1 साल के लिए उनका सारा वर्किंग यहाँ पर बंद रह सकता है। उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। तो पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था, एफसीआरए 1976 या 2010 भी देखे हम तो वहां पर ऐसा कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर को एनजीओ मिला है, एनजीओ को फंडिंग मिला है फॉरेन फंडिंग, तो वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। किसी एक ए एनजीओ को मिला है फॉरेन फंडिंग तो वो चाहे तो 100% पूरा किसी एनजीओ बी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन विद इन दिस अमेंडमेंट 2020 ये ट्रांसफर प्रोहिबिट करता है कि अगर आपको फॉरेन फंडिंग मिला है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो आप और किसी एनजीओ को या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉरवर्ड या वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एफसीआरए अकाउंट का एक प्रोविजन आया है कि अभी जितना भी फॉरेन फंडिंग आएगा, जितना भी फॉरेन डोनेशन आएगा वो एफसीआरए डेजिग्नेटेड जो अकाउंट रहेगा उसी में आना जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई न्यू दिल्ली की जो ब्रांच है उसमें ही आपका फंडिंग सारा आना चाहिए पहले, और फिर वहां से आप डिस्ट्रीब्यूट उसे कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जैसे नोटिफाई करेंगे जिस किस पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच में आना चाहिए उस हिसाब से आपको एफसीआरए अकाउंट मेंटेन करने की अब जरूरत होगी। उसके साथ में आधार कार्ड का एक और प्रोविजन ये लाया है कि जितने भी ऑफिस बियरर्स है, डायरेक्टर्स है या अदर जो की फंक्शनरीज है उन्हें अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर वो लेते हैं वो पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको आपके आधार नंबर, आधार कार्ड का आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट को देना जरूरी है। और अगर आप फॉरेनर है तो इस केस में आपको पासपोर्ट का कॉपी या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपके पास में ओसीआई कार्ड है तो वो आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट को यहाँ पर देना जरूरी हो जाएगा। उसके अलावा प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सो अंडर एफसीआरए अगर हम पुराने 1976 या 2010 की बात करें जिसमें ये अमेंडमेंट लाया गया तो वहां पर वही लोगों पर फॉरेन फंडिंग का प्रोहिबिशन था जो कि इलेक्शन कैंडिडेट्स हो या एडिटर, पब्लिशर, न्यूज़पेपर या जजेस हो या मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर हो,
इन पर अभी तक ये प्रोहिबिशन लगा हुआ था, लेकिन अब ये प्रोहिबिशन जो है, ये जो रोक है वो और एक्सटेंड हो गई है। अब पब्लिक सर्वेंट्स भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने एनजीओस की बात करी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत मेन इशू पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है। इन 2017-18 सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू करा था टू बीजेपी एंड कांग्रेस एंड अदर पार्टी ऑन देयर फॉरेन फंडिंग। तो 1976 का जो एफसीआरए आया था, उस पर्टिकुलर एफसीआरए में जितने भी इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं या जितनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, वो फॉरेन फंडिंग ले नहीं सकती थी। पर उसके बावजूद कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी नेशनल पार्टीज ने भी फॉरेन फंडिंग लेना कंटिन्यूअसली चालू रखा 2010 तक। एफसीआरए 2010 तब तक आया जब तक, तो उसको लेकर 2016 का जो फाइनेंस एक्ट था, उसमें एक अमेंडमेंट ये लाया गया कि एफसीआरए 2010 में जो डेट मेंशन की गई है 5 अगस्त 1976, उसे अब हम पढ़ेंगे 26 सितंबर 2010। तो यहाँ पर काफी साइलेंटली ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसका किसी ने भी, कोई भी पार्लियामेंट में विरोध नहीं करा। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं ना कहीं बात आई, तो उन्होंने विदाउट एनी पब्लिक कंसल्टेशन उन्होंने खुद के लिए लॉ यहाँ पर चेंज कर लिया, एक साइलेंट अमेंडमेंट लाते हुए। उसके अलावा इससे कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से, लॉ से। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है ऑन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। वो कहता है नो लॉ शुड क्रिमिनलाइज और डीलेजिटिमेट एक्टिविटीज इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ फंडिंग। तो ओरिजिन ऑफ फंडिंग के बेसिस पे आप किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन राइट डिफेंडर को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, उसकी एक्टिविटी को डीलेजिटिमाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की भी बात करें, तो दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 will undermine the work of civil society. The legislation fails to comply with India's international legal obligation and constitutional provision to respect and protect the right to freedom of association, expression and freedom of assembly. तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है उससे कंप्लाई नहीं करता है। उसके साथ में ये जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19 में, ये उसका भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ना ही इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा आईसीजे लीगल एंड पॉलिसी डायरेक्टर ने भी ऑब्जर्व किया है द बिल हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओनली 4 days after it was tabled and without any stakeholder consultation. This hasty lawmaking that clearly undermines human rights and work of civil society is yet another attempt of the government to destabilize the functioning of democratic institutions in India. तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है कि आपने सिर्फ 4 days के अंदर ये बिल पास कर दिया फ्रॉम बोथ द हाउसेस, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट है इंडिया की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसे डीस्टेबलाइज करने का। उसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि आधार कार्ड इज नॉट कंपलसरी। लेकिन जैसे कि हमने जो की मॉडिफिकेशन डिस्कस करे, उसमें जो इंडियन नेशनल्स है, जो की फंक्शनरीज में है, जो ऑफिस बियरर्स है, उन्हें अपना आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना, एमएचए को देना कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट का भी यहाँ पर वायोलेशन होता दिखता है। उसके अलावा जब भी हमें एक सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं इस पर्टिकुलर लॉ में, तो यहाँ पे रोल ऑफ एनजीओ की और जैसे पर्पस भी हमने डिस्कस करा, तो उसमें भी ये बताया गया कि एनजीओ का फंडिंग बढ़ गया है, अपने पर्पस से अलग जाके काम कर रहे, कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारी बातें आ जाती है एनजीओ के आसपास। तो एनजीओ का हमारी सोसाइटी में रोल क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है, और एनजीओ का अगर फंडिंग कट होता है तो हमारी सोसाइटी को कैसे ये अफेक्ट कर सकता है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, अगर हम गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें, तो गवर्नमेंट मशीनरी में इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि आप हर गांव तक, हर एक म्यूनिसिपल वार्ड तक जाकर अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर रूल आ जाता है एनजीओ का, जो कि ग्रास रूट लेवल में जाके गवर्नमेंट की जो
स्कीम्स है उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, और तभी जाके वो जो स्कीम्स है उनका पर्पस फुलफिल होता है। तो जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा गैप्स छूट जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने का काम, भरने का काम कहीं ना कहीं एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। उसके साथ में seamless sharing of ideas and resources across national boundaries is essential to the functioning of global community। तो जहां पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम ग्लोबल कम्युनिटी को मानते हैं कि अगर हमें एज ए ह्यूमन काइंड के लिए, एज ए ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ना है, तो सारे कंट्रीज को अक्रॉस द बॉर्डर्स को भूल के हमको काम करने की जरूरत है। जहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जो कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग को डायरेक्टली इलीगल मानता है, और ऐसे बहुत सारे प्रोविजन उसमें हैं जो कि विदाउट एनी इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि फंडिंग आता है तो दैट इज सस्पिशियस। तो क्या जो एनजीओस का और जो हमारा एक अक्रॉस द बॉर्डर ह्यूमन काइंड को, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का जो हमारा पर्पस है वो कैसे फुलफिल हो सकता है। तो चलिए, हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है, यही एंड होता है। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।